स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर हैशटैग कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं DSSB जुलाई 2018 PGT कॉमर्स मेल कैंडिडेट्स का पेपर। इससे पहले हम DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 क्वेश्चन पेपर 15 क्वेश्चन सीरीज़ में कवर कर चुके हैं और एक वीडियो में हमने सारे 180 क्वेश्चन जो है वो किए हैं। और एस्टेट के सारे पेपर हम एक्सप्लेनेशन के साथ भी और विदाउट एक्सप्लेनेशन भी अलग अलग वीडियोस पे कर चुके हैं। तो जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और ये चैनल बहुत ही हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट इन द BCG मैट्रिक्स। देखिए BCG मैट्रिक्स हमने कई बार की है। एस्टेट 2017 का क्वेश्चन पेपर किया था तब भी की थी और 16 का किया तब भी की थी। BCG मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट्री कंपोनेंट नहीं है? एलिफेंट, स्टार, डॉग या कैश काउ। एलिफेंट नहीं है, बाकी तीन है। अब कौन कौन से हैं? फोर्थ हो जाता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार देखते हैं BCG मैट्रिक्स। देखिए BCG मैट्रिक्स मीन्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। 17 में क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG ए बिजनेस विच हैज़ ए हाई ग्रोथ रेट बट वीक मार्केट शेयर इज रेफर्ड टू एज। DSSB में भी इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जिस कंपनी की ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर वीक है तो वो कौन से कंपोनेंट को दिखाती है। देखिए रिलेटिव मार्केट शेयर हमने ऐसे ले रखा है और मार्केट ग्रोथ रेट को ऐसे हॉरिजॉन्टल लिया है रिलेटिव मार्केट शेयर और वर्टिकल लिया है मार्केट ग्रोथ रेट को। अगर दोनों ही चीज़ें हाई हैं यानी कि मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है और शेयर भी हाई है तो वो होते हैं स्टार्स। दोनों ही चीज़ें लो होते हैं तो होते हैं डॉग्स। ठीक है, ग्रोथ रेट तो कम है लेकिन फिर भी मार्केट में ज़्यादा हिस्सा है तो वो कैश के कारण है, ये आ जाएगा कैश काउज। और अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन फिर भी मार्केट शेयर नहीं इंक्रीज़ हो रहा है कंपनी का तो वो हो जाते हैं क्वेश्चन मार्क में। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इसमें बोला गया है कि ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर वीक। ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर वीक, तो क्वेश्चन मार्क जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखते हैं 2016 का क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंटियल कैश सरप्लसेस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट तो लो है एंड हाई मार्केट शेयर, लेकिन मार्केट शेयर हाई है तो ये कैश के कारण होता है। कैश काउज जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से भी क्वेश्चन DSSB में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं एस्टेट वाले पेपर की तो आप प्लीज़ पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, सेम टॉपिक से हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक ऑप्शन दैट एंटेल्स रिडक्शन और टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्जिटिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन। ये एक प्रोडक्ट लाइन जो है कंपनी की उसमें से कुछ प्रोडक्ट को या तो कम किया जा रहा है या फिर बिल्कुल ही टर्मिनेट या कम कर दिया या फिर बाहर निकाल दिया है अलोंग विद लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट बिलो द पास्ट अचीवमेंट। ठीक है, कैन बी टर्म्ड एज, उसे क्या कहा जाएगा? देखिए जब छटनी कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, रिट्रेंचमेंट। नेक्स्ट है डैश इज़ ए टूल फॉर इवेल्युएटिंग हाउ सेटिस्फैक्टरली ए कॉरपोरेट एंटिटी हैज़ डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए ऐसा कौन सा टूल है, ऐसा कौन सा उपकरण है जो ये मापने के काम आता है कि जो हमारी कॉरपोरेट एंटिटी है यानी कि कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभा रही है। तो ये क्या आ जाएगा? सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में ही देखा जाता है कि कोई भी कंपनी, फर्म या इंडस्ट्री अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाती है। देखिए एग्जांपल ऑफ सोशल ऑडिट, ए लोकल फैमिली स्टोर मेक्स अ क्लोथिंग डोनेशन टू ए लोकल चर्च दैट हैज़ ए होमलेस शेल्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये जो निराश्रित यानी कि जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, उन औरतों और बच्चों के लिए अगर एक लोकल फैमिली उन्होंने अपना स्टोर खोला हुआ है कपड़े का, अगर वो उसमें से कुछ कपड़ा जो है डोनेट कर देते हैं, ठीक है, बेसहारा औरतों और बच्चों के लिए, तो ये सब कुछ सोशल ऑडिट में देखा जाता है। द स्टोर मेक्स अ सिमिलर डोनेशन 3 times ए ईयर। और ये जो स्टोर है वो ऐसा डोनेशन एक साल में 3 बार करता है। तो यानी कि सोशल ऑडिट में ये सारी बातें निकल के सामने आती हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई भी फर्म कैसे जो है वो निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़े का एक उद्योग है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि इफ़ ए डाइंग यूनिट
टेक ओवर है स्पिनिंग एंड वीविंग यूनिट। डाइंग यूनिट यानी कि जो डाई करते हैं कपड़ों पे, कपड़ों का रंग चेंज करते हैं, वो अगर टेक ओवर कर ले स्पिनिंग यानी कि कताई और वीविंग यानी कि बुनाई, कताई बुनाई यूनिट को भी अपने अंदर ही ले ले, तो इस तरह का इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा। देखिए सारे जो काम है वो लाइन टू लाइन होते हैं, इनकी पहले स्पिनिंग होती है, फिर वीविंग होती है और फिर डाइंग होती है। ये सारे काम क्या है, वर्टिकल चलते हैं, तो ये हो जाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या है, एक लेवल के नहीं है, अलग अलग लेवल के, पहले ये होगा, इसके बाद ये और इसके बाद ये, स्पिनिंग वीविंग देन डाइंग, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड्स यूजुअली कंपेयर्स द एक्चुअल डाटा विद एस्टिमेटेड डाटा टू अराइव एट ए कंक्लूजन। ये क्वेश्चन इस पेपर में 2 बार आया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड में ही होता है, जब एस्टिमेटेड डाटा को एक्चुअल डाटा से जो है वो मिलाया जाता है और देखा जाता है कि वेरिएशंस जो है वो कहाँ कहाँ आए हैं, कितने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर प्रिलिमिनरी टेकन फॉर। कैपिटल बस्टिंग के जो डिसीजन है वो किस लिए लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। देखिए एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए नहीं लिए जाते, शॉर्ट टर्म पर्पज़, मीडियम टर्म पर्पज़, कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म का पर्पज़ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जनक यानी कि लेखांकन के जनक किसे कहा जाता है, लुकास पैसियोली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट एज पर पोर्टर्स मॉडल इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखिए जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसका जो पोर्टर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है। ये प्लेस लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है नहीं है, बाकी सारे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी है, कॉस्ट लीडरशिप भी है और फोकस यानी कि पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी भी है। अब इन सब का मीनिंग देख लेते हैं एक बार, ये होते क्या है। देखिए ये सारी स्ट्रैटेजी जो है वो एक कंपनी एडॉप्ट करती है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इज द स्ट्रैटेजी दैट एम्स टू डिस्टिंग्विश ए प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि जो एक प्रोडक्ट या एक उत्पाद या एक सेवा को भिन्न बताती है किससे, फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट, दूसरे उसके जैसे समान उत्पाद यानी कि जो उसके जैसे दिखता है उस उत्पाद से डिफरेंट करके बताती है, ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, जो कि उसके प्रतियोगियों ने मार्केट में उतार रखा है कि उनका और प्रतियोगी का प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर सा ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत कैसे हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट है ये दिखाने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है और ये हम किस तरह से कर सकते हैं, थ्रू एड। नेक्स्ट है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, जो कि हमारे ऑप्शन में है। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, अब ये क्वेश्चन भी आगे एक आया है, उसका आंसर कॉस्ट लीडरशिप ही है। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है कि हमारी फर्म जो है कम लागत पर अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है। इन बिजनेस स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप इज एस्टेब्लिशिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बाय हैविंग द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड अर्न हायर रिटर्न इन द इंडस्ट्री। यानी कि लागत कम आई है तो अपने प्रोडक्ट को कम कीमत में मार्केट पे उतार रही है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है मार्केट में, तो हाई रिटर्न मिलते हैं। कॉस्ट लीडरशिप इज़ ऑफन ड्राइवन बाय कंपनी एफिशिएंसी, और ये किसके कारण कंपनी कर पाती है, कंपनी की एफिशिएंसी, कुशलता के कारण, साइज़ अगर बड़ा है कंपनी का, स्केल बड़ा है, स्कोप उसका बड़ा है, एंड क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस के कारण, कंपनी अपने एक्सपीरियंसेस के कारण ही इस तरह के बेनिफिट उठा पाती है। और नेक्स्ट कौन सी स्ट्रैटेजी है, फोकस या पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी। ए फर्म्स पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी फोकस ऑन हाउ इट विल कम्पीट इन द मार्केट। ये फोकस करती है कि कैसे कंपनी मार्केट में कम्पीट कर पा रही है दूसरों से, कैसे कर पाएगी, दूसरों से हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। एन इफेक्टिव पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी कंसिडर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी की जो भी स्ट्रेंथ यानी कि जो भी स्ट्रेंथ है और जो भी वीकनेस है उन सभी की पहचान की जाती है। द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड द पोजीशन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, और कॉम्पिटिटर्स जो है वो किस पोजीशन पे है, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये सारी बातें किस में देखी जाती है, फोकस्ड या पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी के अंदर देखी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसेंशियली एन इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस। अब देखिए ये जो चारों एनालिसिस दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा एनालिसिस है जिसके अंदर रेशियो एनालिसिस को इंक्लूड किया जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही पढ़ा, उसमें रेशियो एनालिसिस की कहीं कोई बात नहीं की गई थी। ट्रायल बैलेंस एनालिसिस में भी रेशियो एनालिसिस नहीं आता, और कैश फ्लो एनालिसिस अलग टॉपिक है, रेशियो एनालिसिस अलग टॉपिक है। ये आता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस में। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में क्या होता है, देखिए 4 बातें कवर होती है ड्यू पॉइंट एनालिसिस में। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें कैसे देखा जाता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। और ये जो है, ये जो फॉर्मूला बना है ये 3 फॉर्मूले से मिल के बना है। प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट टर्नओवर और लीवरेज रेशियो से मिल के बना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, एसेट टर्नओवर रेशियो का सेल बाय एसेट, लीवरेज का एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। देखिए एसेट से एसेट कैंसिल, सेल से सेल्स कैंसिल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एस्टेट में आया था, कैसे पूछा गया था कि डी पॉइंट एनालिसिस में कौन सी चीज़ें जो शामिल नहीं की जाती है। उसमें ऑप्शन में दे रखे थे प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट टर्नओवर और लीवरेज, यानी कि एक रिटर्न ऑन इक्विटी की जगह एक और कोई ऑप्शन दे रखा था जो कि हमें चूज़ करना था। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस ऐसा है जिसमें रेशियो एनालिसिस यानी कि बहुत सारे रेशियोज को इंक्लूड किया जाता है। देखिए इफ़ वी ड्राई मैट्रिक्स ऑफ स्वोट एनालिसिस, स्वोट क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो अगर हम एक स्वोट एनालिसिस के मैट्रिक्स को ड्रा करें तो इन विच क्वाड्रेंट होता है वृत्त का चौथा भाग, विल द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर्स बी प्लेस्ड। कौन सा बच गया, देखिए वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, आगे तो ये थ्रेड हमारा बच गया, इसके ऊपर हमने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली अरेंजेस द फॉलोइंग इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर अक्यूरेंस। यानी कि उद्गम के हिसाब से इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्लेस करना है। तो यहाँ पे हमें ईयर जो है पता होने चाहिए। ये सबसे पहले मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेकेंडली है साइंटिफिक मैनेजमेंट, थर्ड है हॉर्थन स्टडी, फोर्थ है इंडस्ट्रियल अनरस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि सबसे पहले आया इंडस्ट्रियल अनरस्ट, उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बाद हॉर्थन स्टडीज़ और उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो हम सभी को ही क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हॉर्थन स्टडीज़ के फीमेल वाले क्वेश्चन पेपर में भी बहुत क्वेश्चन आए थे और यहाँ पे भी मोर देन 2 क्वेश्चन हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की फुल फॉर्म क्या होती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसकी फुल फॉर्म है, MBO की। ये भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं सभी के बारे में। देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय प्लानिंग, दूसरा नाम क्या है, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग, वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय पीटर एफ ड्रकर। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि MBO के जो जन्मदाता है वो कौन है, पीटर एफ ड्रकर है। इन हिज बुक, अब पीटर एफ ड्रकर ने कौन सी बुक लिखी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कौन से साल में लिखी, 1954 में। तो इसका ईयर हो गया 1954। एक एक लाइन जो है, हर एक लाइन से क्वेश्चन निकल के आया है पेपर में, इसीलिए सारी लाइनें लिखी गई हैं। MBO का दूसरा नाम क्या है, MBP, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। सबसे पहले किसने दी ये धारणा, पीटर एफ ड्रकर ने दी। कौन सी बुक में दी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में दी, 1954 में। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में सभी को पता ही होगा, FW टेलर 1911 में दी थी इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की। और हॉर्थन स्टडीज़ जो है वो 1950 में हॉर्थन स्टडीज़ का ईयर जो है वो माना गया है। और ये एक्सपेरिमेंट कब किए गए थे, 1920 1930 में किए गए थे। हॉर्थन स्टडी के बारे में और देखते हैं। देखिए हॉर्थन स्टडीज़ थी जो वो एल्टन मेयो ने की थी अपने साथियों के साथ मिलकर। तो ये फीमेल वाले क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, एल्टन मेयो के ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के और कौन कौन से नाम हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के न्यू क्लासिकल अप्रोच भी इसे कहा जाता है और क्लिनिकल अप्रोच भी इसे कहा जाता है। ये अप्रोच है 1930 में, 1920 1930s में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, तो 1950 में हमारी हॉर्थन स्टडीज़ मानी जाती है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वॉज फाउंडेड बाय सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज एल्टन मेयो in the 1930s following a series of experiment known as the Hawthorne studies। और ये हॉर्थन स्टडीज जो है किसके ऊपर जोर देती है, विच फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग द लिंक बिटवीन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ये जो है अप्रोच ध्यान देती है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बिहेवियर मतलब चाहती है कि ये इसमें से किसके ऊपर ध्यान देती है, तो ह्यूमन बिहेवियर वहाँ पे आंसर हो जाता है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कितनी सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। ये सब कुछ इस स्टडीज़ में देखा गया था।
और नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है उसका ईयर माना जाता है 1890। तो अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूरेंस सबसे पहले इंडस्ट्रियल अनरेस्ट 1890 में, देन उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, फिर हार्थन स्टडीज़ है 1930 मान लीजिए, 1950 मान लीजिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैलेंस स्कोर कार्ड इज़, एक बैलेंस शीट के बारे में नहीं पूछा गया है, बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में पूछा गया है। ए बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? ए टूल फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ए बैलेंस्ड वे, यानी कि एक फर्म की जो भी ताकतें हैं, स्ट्रेंथ है, जो भी कमजोरी है, उनको एक बैलेंस वे में ये उपकरण जो है वो मापता है। बैलेंस स्कोर कार्ड ए टूल फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ए बैलेंस्ड वे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड में जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए एक फर्म की फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, वो आती हैं कस्टमर्स के बारे में, लर्निंग एंड ग्रोथ के बारे में और इंटरनल प्रोसेस के बारे में। ये चार इसके कंपोनेंट्स जो है वो हो सकते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड इंटरनल प्रोसेसेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक एलियंस, यानी कि एक सफलतापूर्ण रणनीति संधि जो है वो उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता। देखिए लड़ाई झगड़ा, विरोध, मुकाबला, आमना सामना, कन्फ्रंटेशन जो है वो उसका कंपोनेंट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। संधि क्या होता है? मिलना, यानी कि संतुलन में योगदान देते हैं। बैलेंसिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, गोल कंपैटिबिलिटी और ये सिनर्जी, तालमेल, लक्ष्य के साथ संगतता और संतुलन में योगदान, ये सभी जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन विरोध, मुकाबला, कन्फ्रंटेशन जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन सा जो फैक्टर वो नहीं देखता। देखिए डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं देखता, क्योंकि इट इज़ अ टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल है जो कि रेशियो एनालिसिस के अंदर आ जाता है। ये फाइनेंशियल लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर में देखा जाता है, लीगल फ्रेमवर्क देखा जाता है, कैश फ्लो एबिलिटीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, एक तो ये UNCITRAL की फुल फॉर्म में आ गई, यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। कौन से साल में आया? 1966 में आया। देखिए UNCITRAL द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इज़ ए सब्सिडरी बॉडी ऑफ द, किसकी है सब्सिडरी बॉडी? UN जनरल असेंबली की, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उत्तरदायित्व है इसका? फॉर हेल्पिंग टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय विनियोग है उसमें मदद करना। देखिए 17 पूरी तारीख क्या है इसकी? 17 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर है विना ऑस्ट्रिया में और हेड है एना जुबिनब्रेट और टाइप ऑफ बिजनेस है कमेटी ऑफ द UN जनरल असेंबली। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC लिमिटेड बाय 77% ऑफ अवेलेबल शेयर्स ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट XYZ कॉर्पोरेशन। ABC लिमिटेड ने 77% शेयर जो है XYZ लिमिटेड के वो खरीद लिए। तो कौन सी बात कही जा सकती है कि इट इज़ नो लॉन्गर ए कंपनी XYZ के बारे में, जिसने अपना 77% बेच दिया है ABC लिमिटेड को। इट इज़ नो लॉन्गर ए कंपनी, क्या अब ये कंपनी नहीं रही? अभी तो 23% इसी के पास है, तो कंपनी तो है। इट इज़ ए होल्डिंग कंपनी भी नहीं है। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके पास मोर देन 50% शेयर हो। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपनी भी नहीं रही। और इट इज़ ए सब्सिडरी कंपनी, अभी ये क्या बन गया? एक सब्सिडरी कंपनी बन गया, क्योंकि इसके जो शेयर है वो लेस देन 50% चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ 2 or more यूनिट्स जनरेटिंग ग्रेटर वैल्यू बाय वर्किंग टुगेदर देन दे विल बी वर्किंग इंडिविजुअली इज टिपिकली कॉल्ड एज। देखिए अलग अलग काम वो ढंग से नहीं कर पा रही थी 2 यूनिट, तो वो मिलके काम करा और मिलके जब वो काम करने लगी तो अच्छा काम करने लगी। इसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे? सिनर्जी, के तालमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टेक्निक। अब देखिए ओड वन आउट हमें चूज़ करना है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टेक्निक के बारे में, तो ये हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। ऐसे तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग जो है ट्रेडिशनल टेक्निक होती है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टेक्निक की, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल और 360 डिग्री इवेल्युएशन
तीनों ही इम्पोर्टेंट है और तीनों ही मिलते जुलते हैं, तीनों ही एम्प्लॉय से रिलेट करते हैं। ये इन तीनों के बारे में अभी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा कि यह अवधारणा जो पीटर ड्रकर ने 1954 में अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में दी थी। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी कहा जाता है। देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ये कैसा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका उद्देश्य क्या है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को सुधारना, एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को सुधारना बाय क्लियरिंग डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट। और ये जो उद्देश्य जो होते हैं वो बिल्कुल ही क्लियर होते हैं, किसके आगे? मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों के ही आगे। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट की जाती है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। देखिए, नेक्स्ट है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। 2019 में क्वेश्चन नंबर 144। देखिए, यहाँ क्वेश्चन आया है कि जो ये बार्स है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, इसको क्या कहा जाता है? बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन स्केल भी इसे कहा जाता है। और दी स्केल्स आर स्केल्स यूज टू रेट परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए इन स्केल्स का यूज़ किया जाता है। और इसको किसने डेवलप किया? स्मिथ एंड कैंडल ने, टू प्रोवाइड ए बेटर मेथड ऑफ रेटिंग एम्प्लॉयज़। देखिए, इस तरह से एम्प्लॉयज़ को रेट दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, नॉट गुड और बैड। नेक्स्ट है 360 डिग्री इवैल्यूएशन। देखिए, ये भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एम्प्लॉयज़ से रिलेट करते हैं, ये भी एम्प्लॉयज़ से, और ये भी 360 डिग्री इवैल्यूएशन भी एम्प्लॉयज़ से। 2018 का क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? गोपनीय रिपोर्ट होती है। इसमें एम्प्लॉयज़ को अपने बारे में पता ही नहीं होता क्या उनके बारे में क्या रिपोर्ट की गई है। देखिए, 360 डिग्री का इवैल्यूएशन। फॉर द 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉय, जो एक एम्प्लॉय का 360 डिग्री इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? फीडबैक सर्वे किया जाएगा। और कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा फीडबैक सर्वे? फ्रॉम द पीयर्स, उनके साथ काम करने वाले उनके साथियों से, मैनेजर से यानी कि सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से, टीम मेंबर से, कस्टमर से, सप्लायर से, ठीक है? देखिए, एक एम्प्लॉय है, उसके बारे में इन सभी से जो है वो जितना भी फीडबैक लिया जाएगा वो सारा 360 डिग्री में आ जाएगा। 360 डिग्री इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये 360 डिग्री एंगल की तरह सभी से ही एम्प्लॉय के बारे में फीडबैक जो है वो लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द परचेज प्राइस ऑफ ए लोग इज़ ₹100 पर यूनिट। एक लोग का जो परचेज प्राइस है वो है 100 रुपये पर यूनिट। while the carrying cost comes to 5% and consumptions of raw material at 24,000 unit per annum. Ordering cost at 10 per order. What will be the economic order quantity? देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला है इसका अंडर द रूट 2AO डिवाइडेड बाय H। यहाँ पे ए क्या है? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितनी है? 24,000 यूनिट्स, ठीक है? ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹10। एच क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट बोली गई है 5%, यानी कि 100 रुपीज़ का 5% करेंगे तो ये आ गया 5 रुपीज़। जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो अंडर द रूट 2 इंटू ए एनुअल डिमांड 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट है 5, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 96। और इसका जब रूट निकालेंगे तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 310 यूनिट हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड 14 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं हेनरी फ्यूल ने। और यहाँ से अभी 3 क्वेश्चन और हैं इसी पेपर में। हेनरी फ्यूल के जो भी 14 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स में से ही क्वेश्चन जो है आगे आए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में एक तो इसी के हेनरी फ्यूल
के ही हैं 4 और है अंकटाड के। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, अंकटाड कब बना, अंकटाड की लिस्ट में इंडिया जो है कौन सी लिस्ट में आता है, अंकटाड का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ठीक, तो देखेंगे सारे क्वेश्चन। अभी फ़िलहाल हेनरी फ्योल 14 बेसिक प्रिंसिपल किसने दिए, हेनरी फ्योल ने दिए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए रीज़न फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। देखिए इसमें से अंडर कैपिटलाइजेशन का रीज़न जो है वो कौन सा है। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होती है, कंपनी थोड़ी पूंजी लगाकर भी अपना काम चला रही है, अच्छा काम चला रही है, तो ये रीज़न कौन सा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन का, हाई एफिशिएंसी, कंपनी ज़्यादा कुशल है इसीलिए वो कम पूंजी लगाकर भी अपना काम कर पा रही है, हाई एफिशिएंसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट प्रतियोगिता में भी जिंदा रहने के लिए विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अडोप्टेड एज ए लास्ट रिजोर्ट फॉर सर्वाइवल। अंतिम उपाय क्या है, मतलब कि आखिरी किनारा क्या है, यह है मार्जिनल कॉस्ट या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो किसके, सेल के इक्वल हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल कॉस्ट ही अगर सेल के इक्वल है, जितनी लागत आ रही है उतने में माल बिक रहा है, कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या कट थ्रोट कंपटीशन में जिंदा रह जा सकता है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और सेल कम है, यहाँ पे भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और टोटल कॉस्ट अगर कम है और सेल ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट की बात है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू सेल हो तो हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग में बी एन इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, यानी कि अंडर कैपिटलाइजेशन का कौन सा एक इफेक्ट होता है कि कंपनी के जो शेयर है वो ऊपर चले जाते हैं, मे गो अप। अभी अंडर कैपिटलाइजेशन का दूसरा क्वेश्चन आया है ये कि भाई अंडर कैपिटलाइजेशन कौन सी कंडीशन है जिसमें कंपनी कम पूंजी लगा के भी अपना व्यापार कर सकती है और अच्छे से कर पा रही है कम पूंजी में अपना काम, तो ये मार्केट शेयर, उस कंपनी के शेयर जो है वो शेयर के दाम जो वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से कौन सी जो है गलती वो हम नहीं पकड़ सकते हैं, कौन सी नहीं पकड़ सकती, ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट। क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि देखिए एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट होता है और एसेट का बैलेंस भी डेबिट होता है। ठीक है, अगर मान लो मशीनरी खरीदी और मशीनरी खरीदी है, नई मशीनरी खरीदी है, उसके ऊपर मजदूरी दी है, वेजेस पेमेंट करी है, वो हमने मशीनरी में तो लिखी नहीं और वेजेस अकाउंट में डाल दिए, तो ये गलती हम ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते क्योंकि वेजेस अकाउंट को भी हमने डेबिट में लिखा है और अगर हम मशीनरी लिखते तो भी हम डेबिट में ही लिखते, डेबिट बैलेंस ही इंक्रीज़ हुआ है, बस अकाउंट गलत लिखा गया, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रिलिमिनरी नॉट ए फाइनेंस फंक्शन, इनकी फाइनेंस फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। ये डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन जो है वो फाइनेंस फंक्शन नहीं होता, फाइनेंस यानी कि डिसीजन आना चाहिए यहाँ क्वेश्चन में भी, फाइनेंस डिसीजन कौन सा नहीं है। ये 4 ही होते हैं फाइनेंस डिसीजन हमारे, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये फाइनेंस फंक्शन यानी कि फाइनेंस डिसीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले आया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी इज़ यूजुअली सूटेबल फॉर माइनिंग कंपनीज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, स्थितियाँ हैं, उसके अंदर एक माइनिंग कंपनी है जो खान से सामान निकालती है, उसके लिए कौन सा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम यूज़ करेंगे, हो जाएगा डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड कब यूज़ करते हैं, डिप्लेशन का मतलब ही क्या होता है, रिक्तीकरण। खान से एक बार कुछ निकाल लिया कोयला वगैरह तो खान जो खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो यहाँ पे ये वाला मेथड ही ठीक हो जाएगा। दिस मेथड इज नेम्ड एज डिप्लेशन मेथड बिकॉज द रिडक्शन ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स और एसेट इज नोन एज डिप्लेशन ऑफ दैट रिसोर्स और एसेट, कि उस चीज़ का यानी कि अगर खान में से कोयला निकाल लिया तो कोयला जो है वो खान जो है खाली हो जाती है, ठीक है, नोन एज डिप्लेशन, यानी कि उस रिसोर्स का डिप्लेशन हो जाना, रिक्त हो जाना, वहाँ से वो खाली हो जाता है। डिप्लेशन मेथड यूज़ करेंगी माइनीज कंपनीज। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, सब्सिडरी बुक्स कौन सी नहीं है, जर्नल बुक नहीं है क्योंकि जर्नल प्रॉपर आती है, ये सब्सिडरी बुक्स है सारी।
कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, BR बुक, BP बुक और जर्नल प्रॉपर। कैश, सेल और सेल्स रिटर्न तीनों ऑप्शन में थे। जर्नल प्रॉपर की जगह जर्नल बुक दिया गया है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। ड्यूरिंग एन इन्फ्लाशनरी पीरियड, यानी कि एक महंगाई के दौर में, डैश मेथड ऑफ मटेरियल इशू वुड हेल्प टू इंश्योर दैट, इसमें से कौन सा मटेरियल इशू के लिए मेथड है जो ये जानने में मदद करेगा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड इज अप्रॉक्सीमेटली द करंट प्रिवेलिंग, यानी कि मौजूदा प्राइस लेवल की जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जो अभी फ़िलहाल मार्केट में जो प्राइस चला हुआ है उसके ऊपर की गई है। यह जगह लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो सबसे लास्ट में ख़रीदा गया है उसी को ही सबसे पहले हम निकालेंगे। ये महंगाई के पीरियड में ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि अगर हमने महंगी चीज़ खरीदी है तो उसको महंगा ही हम निकाल देंगे पहले, ये LIFO मेथड में हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस टर्म्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट नाइदर नोर लॉस नोर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी इन टिपिकल फाइनेंशियल टर्म इज कॉल्ड एज। करंट एसेट अगर ज़्यादा है करंट लाइबिलिटीज है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए ग्रोस वर्किंग कैपिटल का तो मतलब ही करंट एसेट होता है, तो नेट वर्किंग कैपिटल हम वर्ड यूज़ कर देंगे। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटीज़। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।